हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आर चेंजिंग अर्थ। सो इस वीडियो में हम करेंगे जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स। बट इससे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है इसके हम सारे चैप्टर्स थ्रू बुक भी पढ़ चुके हैं, थ्रू समरी नोट्स भी। थ्रू बुक मतलब कोई भी चैप्टर है उसको हम बुक से पढ़ते हैं एंड पैराग्राफ टू पैराग्राफ ट्रांसलेशन करते हैं। इस तरह से हम इस चैप्टर नंबर 3 को भी पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली क्लास 7 की पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है हमने इस तरह से। और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट में कुछ समरी नोट्स बनाए हैं 1 या 2 पेजेस के, उनको भी एक्सप्लेन किया है और उसके लिए भी वीडियो रिगार्डिंगली अपलोड की है। तो अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा आर चेंजिंग अर्थ, इसका जो समरी नोट्स वाली वीडियो है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ अब चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। सो चैप्टर का नाम है आर चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ चेंज हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है वो सब हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो अब हम उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स करेंगे। तो फर्स्ट है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। अब यहाँ कौन सी प्लेट्स की बात हो रही है? सी, आपको याद होगा अगर हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं, उनके नीचे कुछ हार्ड प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो इधर से उधर मूव करती रहती हैं। तो वो मूव क्यों करती हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप घर पे एक बकेट लीजिए और उसमें कुछ डाल दीजिए, जैसे कोई बाउल है, कोई कटोरी है छोटी सी, वो डाल दीजिए। तो वो क्या करेगी? इधर उधर मूव करती रहेगी। बेशक वो कुछ टाइम बाद पानी में डूब जाएगी, बट वो इधर उधर मूव करती रहेगी। तो वैसे ही अर्थ के साथ है। अर्थ में क्या है कि मोल्टन मग्मा होता है अर्थ के नीचे। आपको पता होगा मोल्टन मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ प्लास्टिक और लिक्विड इस फॉर्म में होता है, काफ़ी डेंस होता है। तो उसमें क्या होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स इधर से उधर मूव करती रहती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाई डू द प्लेट्स मूव? द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे मोल्टन मग्मा मूव करता रहता है जिसकी वजह से प्लेट्स भी मूव करती हैं। एंड दिस मोल्टन मग्मा मूव्स इन सर्कुलर मोशन और मैनर। और ये मोल्टन मग्मा है सर्कुलर मैनर में या सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज। अब हमने पढ़ा था कि प्लेट्स तो मूव करती हैं, बट प्लेट्स जो है कुछ फोर्सेस की हेल्प से मूव करती हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो उसे हम ज़्यादा रिकॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। एंडो एंड एक्सो। एक्सो का मतलब आपने याद रखना एक्सटर्नल, एंडो का मतलब याद रखना अंदर, ठीक है। तो द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं जो अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं जो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के बाहर नहीं लिखना, अर्थ के सरफेस पे लिखना, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेज कौन सी होती हैं? द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इरोजन। इरोजन क्या होता है? देखिए, अपनी लैंग्वेज में कहें तो ज़मीन खिसक जाती है, भूस्खलन हो जाता है, सॉइल इरोजन हम उसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इरोजन क्या होता है। देखिए, कोई चीज़ जो है वो टूट के अलग हो जाती है जब किसी एग्रीगेट मटेरियल से। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। जो लैंड है जब वो अलग हो जाती है, टूट जाती है बाय डिफरेंट एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स की मदद से, लाइक वाटर, विंड एंड आइस। पानी हो गया, कई बार बाढ़ आती है, थोड़ी ज़मीन ऊपर से निकल जाती है, हवाएं चलती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, बर्फ़ की वजह से हो जाता है। कई बार ग्लेशियर्स होते हैं कहीं पे, जब वो बर्फ़ होती है वो पिघलती है तो थोड़ी लैंड भी उसके साथ चली जाती है। तो इस तरह से हो गया इरोजन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन है हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर बेशक नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो नदी होती है वो जो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वो इस तरह से एंटर करती है, सीधे कभी नहीं एंटर करती, इस तरह से एंटर करती है। जो ये होते हैं ना, ट्विस्ट्स बोलते हैं इनको, इन ट्विस्ट को मेंडर्स भी बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, पानी का बहाव बहुत होता है। मान लीजिए इस वाले की बात करें, पानी का बहाव बहुत होगा और इस जिसका किनारा है इससे आगे तक चला जाएगा और वापस आ जाएगा। जब वो पानी आगे तक जाके वापस आएगा, वापस तो वो आ गया अपने रूट पे, लेकिन वो पहले आगे तक गया। इससे क्या होती है, वो ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि पानी अपने साथ जो है बहुत सारे जो है फर्टाइल चीज़ें और डिपॉजिट्स अपने साथ लेकर आती है और उसे यहाँ पे जमा कर देती है। इससे क्या बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जो कि आपको यूपी में देखने को मिलेंगे।
सो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. रिवर्स एंटर द प्लेन एरिया. इंटरेस्टिंग फॉर्म. एट टाइम्स इट ओवरफ्लोज द बैंक्स. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द neighboring areas. As it floods, it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its bank, and this leads to the formation of a flat, fertile floodplain. So ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. आप चाहें तो इस तरह का एक डायग्राम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आपका क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे. देखिए सैंड ड्यून्स मतलब सैंड कहाँ होगी, मरुस्थल रेगिस्तान यहीं पे होती है. तो उससे क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ एक जगह से रेत को उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देती है. अब जहाँ पे डिपॉजिट कर देती है वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी बन जाती हैं. लेकिन पहाड़ियाँ किस चीज़ की होती हैं, वो रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं. उन छोटी छोटी पहाड़ियों को कहा जाता है सैंड ड्यून्स. अब माउंटेन्स थोड़ी कहेंगे, रेत के माउंटेन्स थोड़ी होते हैं, वो तो कभी भी पिघल जाते हैं, कभी भी इधर उधर चले जाते हैं. तो उन्हें कहा जाता है सैंड ड्यून्स. आप बुक पे देखेंगे सैंड ड्यून्स की बड़ी अच्छी इमेज लगाई है बुक में, तो आप वहाँ जाके कंफर्म एक तरह से कैप्चर कर सकते हैं कि कैसा दिखता होगा सैंड ड्यून्स, क्योंकि यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल था उस चीज़ को. सो आंसर पढ़ते हैं. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures called sand dunes. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. How are beaches formed? Beaches आप समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है. तो beaches कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ये है. देखिए जब समुद्र में जो लहरें चलती हैं, जब वो सी शोर तक आती हैं, यानी किनारे तक आती हैं, कोस्ट तक आती हैं, तो वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं. और जब वापस जाती हैं तो उन डिपॉजिट्स को किनारे पे ही छोड़ देती हैं, जिससे क्या बन जाता है, बीच बन जाता है. अब इसे पढ़ते हैं. बीचेस आर फॉर्म्ड व्हेन द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स ऑफ द सी. राइट. अब नेक्स्ट है व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स. ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली लेक्स होंगी बट कुछ डिफरेंट होगा, इसमें नाम दिया है तो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी. उसे पढ़ते हैं. देखिए हमने पहले पढ़ा कि फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है. तो अब हमने क्या पढ़ा कि नदी किसी भी प्लेन एरिया में आती है वो इस तरह से आती है. ये नदी है, इसे हम मियांडर कहते हैं, जो कर्व्स होते हैं, ट्विस्ट्स होते हैं. तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है. नदी जो है, पानी बहाव बहुत होता है तो वो आगे तक फ्लड प्लेन में चली जाती है, ठीक है. जिससे क्या होता है कि यहाँ तक पानी आ गया और उसके बाद ये वापस आ जाती है. लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी खाई होगी, पानी यहीं पे रह गया, बाकी पानी वापस आ गया. जो पानी यहाँ पे था, इसमें आपको शेड कर देती हूँ, जो पानी यहाँ पे था वो यहीं पे रह गया और बाकी सारा सारा पानी वापस आ गया. इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी लेक बन गई, ठीक है. इसे कहा जाता है ऑक्सबो लेक. अब पानी तो वापस आ गया, यहाँ पे फिर मिट्टी जम गई, नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लेक बन गई. कई बार ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इस तरह इन्हें कहा जाता है ऑक्सबो लेक. अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है. On entering the plain area, river forms large bands called meanders. Due to continuous erosion and deposition along its sides, the ends come closer and closer. With time, the loop cuts off from the river. ये loop है, ये river से अलग हो जाता है. With time, the loop cuts off from the river and forms a cut-off lake. ये cut-off lake है जो बिल्कुल अलग हो गई, जिसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. राइट. तो इस तरह से आप चाहें तो इस क्वेश्चन में भी एक डायग्राम थोड़ा कलर करके डेकोरेट कर सकते हैं. मैंने तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. हमारा थर्ड चैप्टर के नोट्स भी हो गए हैं ख़त्म, और जो भी इसमें बचते हैं थोड़े बहुत एमसीक्यूज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप उन्हें खुद करने की कोशिश करें. जब हमने आंसर्स कर लिए हैं, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तो जब आप उन्हें खुद करेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सो दैट मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए. एंड कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें. एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. सो दैट्स इट, सी यू सून.